नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करना, भारत से गद्दारी करना, भारत की वो खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाना जो भारत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जो भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, भारत में रहकर खाना, भारत में रहकर कमाना और गुणगान पाकिस्तान के गाना, पाकिस्तान के लिए जासूसी करना, ऐसी भी क्या मजबूरी? किस तरह से पाकिस्तान के लोगों ने भारत के लोगों को फंसाया, किस तरह से पाकिस्तान ने भारत में इन लोगों का एक ट्रैप तैयार किया है, इन लोगों की एक लिस्ट तैयार की है, लोगों की एक चेन तैयार की है। चलिए लगाते हैं दूरबीन और जानते हैं कि भारत के किन किन शहरों से पाकिस्तानी जासूस मिल चुके हैं। ये वो 10 लोगों के नाम हैं जो अभी तक सामने आए हैं। शहर दर शहर किस तरह से पाकिस्तानी जासूस फैलते चले गए। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, इसका यूट्यूब पे चैनल है, ट्रैवलिंग वीडियोस बनाती है। पानीपत का नोमान इलाही, कैथल का देविंदर ढिल्लो, मलेरकोटला का यासीन मोहम्मद, मलेरकोटला की दूसरी महिला गजाला खातून, मुरादाबाद यानी उत्तर प्रदेश का शहजाद, नूह का मोहम्मद तारीफ अरमान, ये भी नूह का रहने वाला है, बठिंडा का रकीब और जालंधर का मुर्तजा अली। ये वो लोग हैं जिनके फोटो अभी तक सामने नहीं आए हैं। आप देख सकते हैं कि भारत के नक्शे पर ये हिसार, पानीपत, कैथल, मलेरकोटला, मुरादाबाद, नूह, बठिंडा और जालंधर के लोग पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। आइए इनके बारे में जानते हैं। शुरुआत करते हैं ज्योति मल्होत्रा, जो कि हिसार की रहने वाली है, एक यूट्यूबर है, पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पर सकारात्मक छवि दिखाने वाले कंटेंट दिखाती थी। ये जो अपने यूट्यूब चैनल पर कंटेंट पब्लिश करती थी वो ये थे कि पाकिस्तान के सकारात्मक चीजें, जो पाकिस्तान की सकारात्मक चीजें हैं, वो यहां भारत के लोगों को दिखा रही थी। 2 बार पाकिस्तान भी जा चुकी है और वहां के जो सिक्योरिटी व इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं उनसे मिलकर भारत में आने के बाद व्हाट्सएप और स्नैपचैट के जरिए टच में भी थी। मतलब 2 बार पाकिस्तान गई, पाकिस्तान से जब वापस आ गई तो वहां के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, वहां के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, उनके साथ लगातार टच में रही, व्हाट्सएप और स्नैपचैट के जरिए बात करती रही, यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करती रही। किसी को कोई शक भी नहीं हो पा रहा था कि ये एक यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा किस तरह से भारत की जो खुफिया जानकारी है वो दूसरे देश तक पहुंचा रही है। इस पर एनआईए जांच कर रही है, तमाम खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं। आप एक बार ये देखिए कि किस तरह से ये पाकिस्तान के जाल में फंसती चली गई। ज्योति मल्होत्रा ने 22 अक्टूबर 2018 को अपना पासपोर्ट बनवाया था। करीब 3 साल पहले उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। शुरुआत में वीडियोस पर व्यूज ज्यादा नहीं आते थे। ट्रैवल ब्लॉगिंग के दौरान ही उसका संपर्क दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुआ और जासूसी के जाल में फंस गई। दानिश ने ज्योति को भारत में जासूसी के लिए तैयार करना शुरू किया। आईबी के इनपुट के अनुसार ज्योति 2 बार दिल्ली से सिख जत्थेबंदी के साथ और 1 बार अकेली करतारपुर साहिब गुरुद्वारा दर्शन करने पाकिस्तान जा चुकी है। पाकिस्तान में दानिश के कहने पर ज्योति उसके जानकार अली अहबार से मिली। अली अहबार ने ज्योति के ठहरने और घूमने का प्रबंध करने के साथ उसकी मुलाकात पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के अधिकारियों से कराई। ज्योति ने पुलिस को बताया कि दानिश के कहने पर वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी पीआईओ के शाकिर उर्फ राना शहबाज से मिली और उसका मोबाइल नंबर भी लिया। इसी दानिश को पहलगाम हमले के बाद 13 मई 2025 को भारत सरकार ने गलत गतिविधियों के लिए पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित घोषित किया और 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया था। ज्योति ने इस पार्टी में चीन के अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। एक पार्टी के बाद ज्योति एजेंसियों की रडार पर थी। यहाँ से सामने आया कि ज्योति पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी पीआईओ के साथ जुड़कर संपर्क में है और उनके लिए डेटा प्रोवाइड करा रही है। इसके बाद बात करते हैं नोमान इलाही, जो कि पानीपत का रहने वाला है। ये वो 5 लोग हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं। नोमान इलाही भारतीय सेना की गतिविधियों और
ट्रेनों के आगमन से संबंधित संवेदनशील जानकारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से पाकिस्तान भेजता था। ये करीब 8 साल पहले अवैध रूप से पाकिस्तान भी जा चुका था, यानी 8 साल पहले पाकिस्तान गया था, वहां से वापस आया तो भारतीय सेना की गतिविधियां, उसकी जानकारी ये पाकिस्तान को भेजता था। भारत का जो डेटा है, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो ये पाकिस्तान भेजता था। रेलवे, जिसमें भारत की अधिकतर जनसंख्या आवागमन करती है, यातायात करती है, उसकी जानकारी ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भेजता था, जो कि आतंक को पनाह देता है। ये किस तरह से उन पाकिस्तानियों के चंगुल में फंसा, आप एक बार वो भी देख लीजिए। नोमान ने पुलिस के सामने कबूला है कि वो 8 साल पहले अवैध रूप से पाकिस्तान पहुंचा था। यहां उसने कुछ लोगों से मुलाकात की थी। पुलिस को शक है कि वो जासूसी का प्रशिक्षण लेने पाकिस्तान गया था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पानीपत और कैराना के 12 खातों की जानकारी मिली, जिनसे सीधे पाकिस्तान से पैसे नहीं आ रहे थे, बल्कि इन्हें डाइवर्ट करके भेजा गया था। इसके बाद सभी खाता धारकों को जांच के दायरे में लाया गया। यहीं से पुलिस को नोमान का कनेक्शन मिला। जब नोमान के घर पुलिस ने छापेमारी की तो उसके घर से पुलिस को 6 पासपोर्ट मिले। इनमें 3 पासपोर्ट उसके और उसके परिवार वालों के थे, 3 और अन्य लोगों के थे। नोमान के पासपोर्ट की वैधता 2010 में ही खत्म हो गई थी। इसके बाद हरियाणा का ही तीसरा चेहरा मोहम्मद तारिफ, ये नूह का रहने वाला था। ये व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्च आयोग में तैनात 2 कर्मचारियों को उपलब्ध कराता था। यानी दिल्ली में जो पाकिस्तान का उच्च आयोग है, वहां ये भारत की सेना से जुड़ी हुई गतिविधियों की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो मुहैया कराता था। ये किस तरह से पकड़ा गया, ये किस तरह से पाकिस्तान के चंगुल में फंसा, एक बार आप ये देख लीजिए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मोहम्मद तारिफ रुपए के लालच में कुछ समय से दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास के एक कर्मचारी को खुफिया जानकारी दे रहा था। उसके मोबाइल में पाकिस्तानी व्हाट्सएप नंबर से कुछ डाटा भी डिलीट पाया गया। उसके मोबाइल फोन की जांच में पाकिस्तानी नंबरों से चैट, फोटो, वीडियो और सैन्य गतिविधियों की तस्वीरें मिली, जो उसने पाकिस्तान के किसी नंबर पर भेजी थी। हरियाणा का ही चौथा चेहरा अरमान, ये भी नूह का रहने वाला है। पाकिस्तानी एजेंटों के निर्देश पर भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध करवाता था, सुरक्षा से जुड़ी जानकारी साझा करता था। यानी पाकिस्तानी एजेंट इससे कहते थे कि हमें भारतीय मुल्क का सिम कार्ड उपलब्ध कराओ, और ये उपलब्ध कराता था। ये देश से गद्दारी कर रहा था। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये किस तरह से फंसा, इसको किस तरह का झांसा दिया गया, आप एक बार देख लीजिए। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लड़का व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से दुश्मन देश को सूचनाएं भेज रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी अरमान को हिरासत में लिया। जब उसका मोबाइल फोन खंगाला गया तो उसमें पाकिस्तान के नंबरों से हुई बातचीत, चैट्स, फोटो और वीडियो मिले। आरोपी के मोबाइल से भारत के डिफेंस एक्सपो 2025 की तस्वीरें भी मिली, जो उसने पाकिस्तानी एजेंटों को भेजी थी। जांच में सामने आया कि अरमान अपने मोबाइल में पाकिस्तान के 92 सीरीज वाले नंबरों के साथ व्हाट्सएप पर लगातार संपर्क में था। मोबाइल में 2 सिम कार्ड और 2 IMEI नंबर चिन्हित हुए हैं। इसके अलावा एक मोबाइल नंबर से भी वो जासूसी करने की गतिविधि को अंजाम दे रहा था। हरियाणा का 5वां गद्दार कैथल का रहने वाला देविंदर ढिल्लो। देविंदर ढिल्लो पाकिस्तान यात्रा के दौरान हनी ट्रैप के जरिए वहां एजेंटों के संपर्क में आकर गोपनीय जानकारियां भेजने और ISI के 5 एजेंटों के साथ मिलकर जासूसी गतिविधियां करने का आरोप इस देविंदर ढिल्लो पे लगा हुआ है। देविंदर ढिल्लो पे यह कहा गया है कि हनी ट्रैप के जरिए इसे पाकिस्तान ने अपने चंगुल में फंसाया और भारत की जो गोपनीय जानकारी है वो इसे निकलवाना शुरू किया। एक बार आप देखिए ये किस तरह से उलझता चला गया, पाकिस्तान के जाल में फंसता चला गया, किस तरह से ये हनी ट्रैप में फंसता और उलझता चला गया। देवेंद्र की दोस्ती फेसबुक पर एक पाकिस्तानी लड़की से हुई। इस लड़की ने उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया। देवेंद्र 2024 की नवंबर में ही सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान गया था। इस दौरान वो करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब, लाहौर में कई धार्मिक स्थलों पर गया। वहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट के संपर्क में आ गया। इसके बाद बात करते हैं पंजाब में पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसों की।
पंजाब के मलेर कोटला से गजाला खातून को पकड़ा गया है। गजाला खातून भारतीय सेना के ट्रकों की आवाजाही, सेना के ठिकानों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी पाकिस्तान तक भेजती थी। कितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ये कि भारतीय सेना के ट्रकों की आवाजाही, जिसमें भारतीय सैनिक आप यातायात करते हैं, जिसमें भारतीय सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, जिसमें भारतीय सेना का गोपनीय सामान होता है, जिसमें भारतीय सेना के हथियार भी हो सकते हैं, उसकी जानकारी ये गजाला खातून पाकिस्तान में दिया करती थी। सेना के ठिकानों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी पाकिस्तान तक भेजती थी। दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात अफसर के संपर्क में आकर पाकिस्तान भी गई थी। यानी दिल्ली में जो पाकिस्तान का उच्चायोग है, वहां जो अफसर तैनात रहते हैं, उनके संपर्क में आकर ये गजाला खातून पाकिस्तान भी जा चुकी है। ये किस तरह से जाल में फंसी, किस तरह से ये ट्रैप में फंसी, किस तरह से इसे फंसाया गया, एक बार ये भी देख लीजिए। गजाला खातून और यामीन मोहम्मद 6 और 7 मई की रात भारतीय सेनाओं द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। 8 मई को सबसे पहले पंजाब के मलेर कोटला पुलिस ने इनपुट के आधार पर 2 जासूस गजाला और यामीन मोहम्मद को गिरफ्तार किया था, जो दिल्ली पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले दानिश के संपर्क में थे। यहीं से जासूसों की गिरफ्तारी तेज हुई। इसके बाद दूसरा नाम मलेर कोटला का ही यासीन मोहम्मद। यासीन भी संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी पाकिस्तान तक भेजता था। यासीन और गजाला खातून दोनों एक ही शहर के रहने वाले हैं और दोनों एक ही तरह की इंफॉर्मेशन, दोनों एक ही तरह की जानकारी पड़ोसी मुल्क आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान में भेजते थे, भारत के साथ गद्दारी करते थे। इसके बाद नाम सामने आता है रकीब, जो कि बठिंडा का रहने वाला है। बठिंडा का रकीब रुड़की का रहने वाला है, कैंट क्षेत्र में दर्जी का काम करता था। ये बठिंडा से पकड़ा गया है, रकीब इसका नाम है, रुड़की का प्रॉपर रहने वाला है और कैंट क्षेत्र में ये दर्जी का काम करता था। यानी ये वो लोग हैं जिन्हें अगर आप नॉर्मल तरह से मिलते हैं, रोज के मिलने वाले व्यक्ति यहाँ पहचान नहीं सकते हैं कि ये किस तरह का संवेदनशील डेटा पड़ोसी मुल्क, हमारे दुश्मन, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में भेज रहे हैं और किस तरह से हमारे भारत की सेना की जो गतिविधियां हैं, सरकार की जो गतिविधियां हैं, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो लीक कर रहे हैं, जिससे हमें नुकसान हो रहा है। क्यों लीक कर रहे हैं? इसके बाद पाकिस्तान का ही चौथा व्यक्ति मोहम्मद मुर्तजा, ये जालंधर का रहने वाला, ये ऐप के जरिए जानकारी आईएसआई तक पहुंचाता था। यानी ये सोशल मीडिया पर, ये इंटरनेट का उपयोग करके, एप्लीकेशंस का उपयोग करके पाकिस्तान तक भारत की सारी सेंसिटिव जानकारी पहुंचाता था। ये पंजाब के 4 लोग थे। मोहम्मद मुर्तजा अली, जानकारी के अनुसार मूलतः बिहार से आने वाला मोहम्मद मुर्तजा अली जालंधर के गांधीनगर में किराए के मकान में रहता था। बीते दिनों उसे जासूसी के बदले मोटी रकम प्राप्त हुई, जिससे उसने हाल ही में एक प्लॉट लिया था। इसी पर वो करीब 1.5 करोड़ की लागत से अपनी कोठी बनवा रहा था। पुलिस ने आरोपी से 4 मोबाइल फोन और 3 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार बीते 1 महीने में उसके बैंक खाते में करीब 40 लाख रुपए का लेन देन हुआ। अब तक हो गए 9, एक बचा है यूपी का। शहजाद यूपी के मुरादाबाद की जगह रामपुर का रहने वाला है। रामपुर के रहने वाले शहजाद आईएसआई के कई हैंडलर्स के संपर्क में था और गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। पाकिस्तानी आकाओं के इशारे एजेंटों को पैसा भी पहुंचाता था। यही नहीं, जासूसी के लिए कुछ लोगों को वो पाकिस्तान भी भेज चुका था। यानी ये यूपी के मुरादाबाद या रामपुर में रहकर पाकिस्तान के लिए एजेंट का काम कर रहा था। पाकिस्तान के लिए ये लोगों को भी पाकिस्तान भेज चुका था। इशारे पे एजेंट को पैसा भी पहुंचाता था। यानी जो पाकिस्तान के और एजेंट और जासूस जो यहाँ हैं, उन तक ये पैसा भी पहुंचाता था। कुछ लोगों को भी पाकिस्तान भेज चुका था और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो खैर पाकिस्तान भेजता ही था। इससे जांच पड़ताल चल रही है, पूछताछ की जा रही है, उसमें ये उगलेगा कि इसके साथ और कौन कौन लोग थे। एक बार ये भी देखिएगा कि ये शहजाद किस तरह से चंगुल में फंसा, किस तरह से ये देश के लिए गद्दारी करना शुरू करता है। पुलिस को शक है कि अवैध लेन देन में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई शहजाद की मदद करती थी। बदले में वो भारत की गोपनीय जानकारियां साझा करता था। इसके बदले आईएसआई एजेंट उसे रुपए भी मुहैया करा रहे थे।
वो कई लोगों को पाकिस्तान भिजवाने में भी मदद कर चुका था। एटीएस सूत्रों के मुताबिक शहजाद पर काफी लंबे समय से नजर रखी जा रही थी। उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल खंगाली गई तो सामने आया कि कई कॉल संदिग्ध हैं। इसके बाद निगरानी और बढ़ा दी गई। जब आरोपी मुरादाबाद पहुंचा तो पुलिस ने उसे दबोच लिया और लखनऊ ले गई। इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है? ये जो 10 लोग हैं, इन लोगों पर आपका क्या कहना है? ये जो हिसार, पानीपत, कैथल, मलेरकोटला, मुरादाबाद, नूंह, बठिंडा, जालंधर, इन शहरों के जो लोग देश से गद्दारी कर रहे थे, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी, भारत की जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, भारत की जो इंफॉर्मेशन है, वो साझा कर रहे थे। क्या लगता है आपको? हमें कमेंट करके बताएं किस तरह की इन लोगों को सजा होनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए। देश की जनता इन लोगों को किस तरह से देखती है? ये पूरी खबर जब आप तक पहुंची, आप लोगों का क्या कहना है? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।